चैप्टर कंटिन्यू है स्टेट्स ऑफ मैटर और हम लोग पढ़ रहे हैं गैस लॉज। तो 4 गैस लॉज के बारे में डिस्कशन के तुरंत बाद अब हमारा टॉपिक आता है कंबाइंड गैस लॉ। यानी अगर हम सभी गैसेस के कंबाइंड इफेक्ट के बारे में बात करें तो फिर किस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। ओके राइट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ गैस लॉज। और हम लोग केवल उन गैस लॉज को कंबाइन करेंगे जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब आप ये समझिए कि आप लोग फिलहाल गे-लुसेक्स लॉ को कंसीडर नहीं कर रहे हो मैथमेटिकल डेरिवेशन में। हाँ, रिजल्ट में जरूर आपको गे-लुसेक्स लॉ भी दिखाई देगा। देखते जाइए आप लोग। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, राइट। बॉयल्स लॉ कह रहा है भाई कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो यू शुड राइट एज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लिख सकते हो, वॉल्यूम को एक तरफ रख लो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अच्छी बन जाएगी, राइट। दूसरी तरफ चार्ल्स लॉ कह रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। द थर्ड वन इज गे-लुसेक्स लॉ, उसको हमें ड्रॉप करना है क्योंकि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको छोड़िए। एंड द नेक्स्ट वन इज एवोगैड्रो लॉ that represent at constant temperature and pressure volume is directly proportional to number of moles. So combine all these three, इन तीनों को बच्चों जैसे ही कंबाइन करते हैं हमारा रिजल्ट निकल के आता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/p इंटू टी इंटू एन, राइट। सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ भी कांस्टेंट आएगा r इंटू n into t upon p. So what is r here? The first term, r is constant, as usual proportionality constant and is represented as gas constant. और इसको क्या नाम दिया गया, गैस कांस्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, बहुत ज़्यादा यूज होगी। हम लोग आज इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। सो हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर और सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। सो दिस मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड गैस लॉ, राइट, एंड इट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस क्या होती है उसके बारे में हम अगली क्लासेज में पढ़ने वाले हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। थोड़ा इसको ही और समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम R के बारे में बात करेंगे, राइट। सो PV इज इक्वल टू nRT में P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, राइट। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर कहीं भी नंबर ऑफ मोल 1 हो, सो PV इज इक्वल टू RT। यू शुड राइट एज, यू शुड ऑल्सो राइट एज PV अपॉन T इज इक्वल टू R एंड R दैट इज एक्चुअली कांस्टेंट। ओके, सो इफ प्रेशर इज इक्वल टू P1, volume V1 and temperature is T1, so at that case you also obtain the value R. If pressure is P2, volume is V2, temperature is T2, so you also obtain the value of R because that is actually constant. So you can also write P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. This is the result of combined gas law. और आप लोगों को पहले भी बताया था भाई कि इस कंबाइंड गैस लॉ के यूज से आप लोग सभी का न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। दैट इज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बॉयल्स लॉ
में कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर हटा दीजिए ऊपर वाले फॉर्मूला में। सो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये मैथमेटिकल रिजल्ट है, राइट। अगला कहानी चार्ल्स लॉ के ऊपर बात कर रहा था। चार्ल्स लॉ जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है बच्चों, प्रेशर हटा दीजिए तो रिजल्ट आएगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, दोनों साइड से प्रेशर हटा दिया। द थर्ड वन इज गै-ल्यूसेक्स लॉ। वो क्या रिजल्ट देता है? गै-ल्यूसेक्स लॉ में कांस्टेंट वॉल्यूम है, हम वो चीज़ें ले रहे जहाँ एक एक चीज़ कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हटाइए बच्चों, आपका रिजल्ट आएगा P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। सो द रिजल्ट ऑफ बॉयल्स लॉ, रिजल्ट ऑफ चार्ल्स लॉ एंड रिजल्ट ऑफ गै-ल्यूसेक्स लॉ आप सबके पास क्लियर है। उसके अलावा हमने बात किया था भाई कि as PV is equal to nRT, so the unit of gas constant, so you can also write as R is equal to PV/NT, right। डिफरेंट यूनिट्स यूज कर सकते हैं। प्रेशर हम लोग बार में भी यूज कर सकते हैं और एटमॉस्फेरिक में भी यूज कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक/बार। वॉल्यूम, राइट, बहुत सारी यूनिट हैं लेकिन हम लोग लीटर में भी यूज कर सकते हैं और लीटर को ही मैथमेटिकल यूनिट में डेसीमीटर क्यूब कहते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, आपको पता होना चाहिए। n नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट, तो इसका यूनिट मोल होगा और टेम्परेचर आप लोगों को केल्विन में ही लेके चलना है। सो 2 यूनिट्स अराइज हेयर, R इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, राइट, लीटर पर मोल पर केल्विन, राइट। ओके, आप लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब भी रख सकते थे, एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ओके, दूसरी तरफ आर का जो दूसरा यूनिट है वो दैट इज एटमॉस्फेरिक की जगह बार, दैट इज लीटर पर मोल पर केल्विन। और आप लोगों को पता है एटमॉस्फेरिक और बार में माइनर डिफरेंस होता है, हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा। तो जो इनकी मैथमेटिकल वैल्यू आएगी वो आपको क्या ध्यान रखना है भाई, अगर आपका एटमॉस्फेरिक है तो 0.0821, राइट, और अगर इसकी वैल्यू आपको किस में यूज करना है, बार के अंदर यूज करना है तो 0.0831 1 को भी हटा दीजिए आप लोग, बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज द मैथमेटिकल वैल्यू फॉर यू, राइट। वन मोर मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि आज के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आर का बड़ा रोल होगा तो उसको थोड़ा समझ लीजिए। वी कॉमनली नोन एज आर इज इक्वल टू PV/NT, PV/NT, and pressure is equal to force upon area into volume upon NT, and you know area is length square and volume is length cube, so length square जब length cube को कैंसिल करेगा तो बच्चों फिर रिजल्ट आएगा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन n इंटू टी, और फोर्स का यूनिट आप सबको पता ही है भाई, दैट इज न्यूटन, लेंथ का यूनिट दैट इज मीटर। आप समझते जाइए कि किस किस यूनिट के अंदर आप लोग इनको लेने वाले हो। ओके, न्यूटन, मीटर, और एन का यूनिट मोल, सो पर मोल पर केल्विन, सो दैट इज अनदर यूनिट ऑफ आर, दैट इज न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। क्लियर हो गया, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ओके, और यहां पर जो आर की वैल्यू आएगी दैट इज 8.314, राइट, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। इसी यूनिट को आप लोग थोड़ा और मॉडिफाइड भी कर सकते हो, ठीक है, यूनिट चेंज होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन n इंटू टी, so force into displacement is represented as work, n that is mole, temperature Kelvin, so R is equal to unit work का unit joule, right, joule per mole
पर केल्विन एंड द वैल्यू इज 8.314। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया था बेटा आर की वैल्यूज़ को लेकर, और हल्का सा आइडिया ये था कि आप लोग 3 वैल्यू याद रखना आर की। ओके, सबसे कम वैल्यू 0.082, उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू 0.083 और उससे बड़ी वैल्यू 8.314। ध्यान दीजिए, इन्हीं के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी किया है, राइट। 0.082, 0.083। ओके, उसके बाद बात आती है भाई, आप लोग ABC का ABC याद रखिए, 100 एटमॉस्फेरिक लीटर, राइट, दैट इज बार लीटर। और इसमें तो वॉल्यूम खत्म कर ही दिया था, जूल। आगे पर केल्विन पर मोल सभी में चलेगा, अपॉन NT तो सब में ही था, पर केल्विन पर मोल तीनों ही यूनिट में रहेगा। तो आर की ये सभी वैल्यूज आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। उसके अलावा जब आप लोग मैथमेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर जाओगे तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल सीधा सा रिप्रेजेंट करता है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। अगर गैस एटम के रूप में जैसे हीलियम है तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na 6.022 इंटू 10⁻23 और इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन 22.4 लीटर। यानी सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। सो ये m जो है मास, ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। जैसे N2 है तो एक नाइट्रोजन का मास 14 है तो दो नाइट्रोजन का 28 एटॉमिक मास यूनिट। O2 है, एक ऑक्सीजन 16 है तो दो ऑक्सीजन का 32, राइट। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 है तो दो हाइड्रोजन का 2, इस तरीके से एटॉमिक मास। Na जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज फिक्स 6.022 इंटू 10⁻23। और नीचे जो वॉल्यूम है, राइट, वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज 22.4 लीटर। तो नीचे वाली टर्म तो आपको पता ही है, ऊपर वाली जैसे ही क्वेश्चन में गिवन मिलेगी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। क्या क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि ये सैंपल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाई, नाइट्रोजन का एक सैंपल है, राइट, ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ, जिसमें V1 है वो 1.0 लीटर है, वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट ए प्रेशर ऑफ 0.5 बार, एट ए प्रेशर ऑफ 0.5 बार, राइट, एट 40 डिग्री सेल्सियस। T1 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। सो immediately convert into Kelvin. So it is 313 Kelvin. Okay. Calculate the pressure. P2 calculate कीजिए, right? If the gas is compressed to 0.225 milliliter, compressed to 0.225 मिलीलीटर, लीटर में बदलिए तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना है, ये लीटर में हो गया। या फिर आप 1 लीटर को मिलीलीटर में बदल सकते थे, वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, एक ही यूनिट में आपको रखना है। क्लियर हो गया, लीटर में बदल लीजिए। चलिए, और टेम्परेचर एट -6 डिग्री सेल्सियस, सो -6 + 2 73 Kelvin, that is 267 Kelvin. So you can use combined gas law, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। बहुत सिंपल सा है, 6 टर्म के अंदर फॉर्मूला बना है जिसमें 5 चीज़ों की वैल्यू गिवन है आपके पास। ओके, लेट्स चेक वन मोर सिंपल क्वेश्चन। That is at 25 degree Celsius and 760 mm of Hg pressure,
A gas occupies 600 milliliter volume, right, at 25 degrees. So मैं फिर से वही लिख लेता हूँ P1, V1 और T1 at 25 डिग्री सेल्सियस. 25 plus 273 is equal to 298 Kelvin. And 760 mm of pressure. 760 mm of pressure. mm of mercury pressure, right? A gas occupies 600 milliliter volume. 600 milliliter its volume, right? What will be its pressure? फिर से तीन टर्म P2, V2 और T2. So what will be its pressure? इसका प्रेशर कितना होगा, right? At a height, यानी कितने mm of mercury तक ऊपर उठेगा लेवल, where temperature is 10 degree Celsius. So 10 plus 273, so 283 Kelvin टेम्परेचर की बात हो रही है. एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज 640 मिलीलीटर, और जिस समय वॉल्यूम 640 मिलीलीटर है. फिर से यूज कंबाइंड गैस लॉ, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और यहाँ क्या लिखोगे, कंबाइंड गैस लॉ का इक्वेशन है. वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स चेक फ्यू मोर क्वेश्चंस. ओके, तो एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, रीड कीजिए. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. नंबर ऑफ मोल आपसे पूछा है. ओके, सो हाउ विल यू कैलकुलेट? यू शुड राइट एज नंबर ऑफ मोल. आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन ए 500 मिलीलीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 500 milliliter, right? At a pressure of 1 bar, pressure is equal to 1 bar and temperature is 27 degrees Celsius. 27 डिग्री सेल्सियस. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. आप कहो जी ये तो एक ही कंडीशन है, पिछले दो न्यूमेरिकल में दो अलग अलग कंडीशंस में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम था, यहाँ सब एक बार है, तो आप लोग आइडियल गैस का यूज करोगे. क्लियर हो गया? बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, बाय आइडियल गैस इक्वेशन. ओके, and that ideal gas equation is equal to PV is equal to nRT. अब यहाँ सभी चीज़ें गिवन हैं, बस एक R गिवन नहीं है. R मोस्ट ऑफ द केसेस में गिवन मिल भी जाता है. टीचर इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि स्टूडेंट बहुत हाईली क्रैम करे, लेकिन तीन वैल्यू हैं, आप याद रखिएगा. R की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है? जब प्रेशर बार में है तो दिमाग में फिट बिठा लीजिए 0.083. याद रखिए, आप लोगों को क्या बताया गया था भाई, कि जब प्रेशर बार में है तो 0.083. बाकी यूनिट को ध्यान से देखना, बार, लीटर, पर केल्विन और पर मोल. मतलब प्रेशर बार में, ओके, वॉल्यूम लीटर में बदलिए भाई. 500 मिलीलीटर, सो 500 इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और सबको पता है भाई 0.5 लीटर आ जाएगा. 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ओके, टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर आप लोगों को केल्विन में लेना है, तो +273, सो दैट इज 300 केल्विन. अब आपका क्वेश्चन, प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम 0.5, n आपसे पूछा है, R 0.083 और टेम्परेचर आप लोगों का 300. आप जब यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो इतना मोल आ जाएगा. ये काम आप लोग खुद कर सकते हो. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. सो इन दिस केस you have to calculate the volume occupied.
बाई 4.045 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, मोल नहीं है। सो आई राइट एयर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोलिक्यूल्स, ध्यान देना, दैट इज 4.045 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस at 27 degree Celsius. So T1 is 27 degree Celsius and have a pressure. There is no need to write T1, okay, because only one condition, pressure 0.935 bar. This is a question, okay. और क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। फिर आपके पास वही फॉर्मूला भाई, कंबाइन गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। अब थोड़ा मामला आकर रुक गया। देखिए प्रेशर यहाँ गिवन है, प्रेशर को लेकर कोई भी डाउट नहीं है, 0.935 बार। और यूनिट का भी ध्यान रख लेना, R के आधार पे, R हम लोग फिक्स पुट करने वाले हैं। R क्या पुट करेंगे भाई, वो बार में है तो 0.083 दैट इज लीटर। पहले आप लोग यूनिट कर लीजिए, बार, ओके, प्रेशर का यूनिट है, ओके, लीटर पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये भर में था। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आप ये यूनिट करोगे तो वॉल्यूम आपसे पूछा है, आपका आ जाएगा और लीटर के अंदर आएगा, ये भी आपको पता चल गया यूनिट को देखते ही, लीटर के अंदर वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, मामला आके रुका नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल गिवन है। सो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर से आप लोग n निकालिएगा। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 4.045 इंटू 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपके पास n आ गया। R की वैल्यू क्लियर है। और टेम्परेचर आपका 27 प्लस 273 300 केल्विन। तो यहाँ से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर फॉर यू, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 120 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन। कैलकुलेट द मास, मास आपसे पूछा है 120 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ओके। सो द नाइट्रोजन गैस इज गिवन। यहाँ ये लिख भी लिया करो आपका क्वेश्चन किसके लिए चल रहा है, क्योंकि इनकी भी अब आगे ज़रूरत पड़ेगी। N2 गैस और मास पूछा है आपसे, सो थोड़ा स्पेस बना देता हूँ। N2 गैस और मास हमसे पूछा है, गिवन मास, राइट। सो वॉल्यूम इज 120 मिलीलीटर, टेम्परेचर इज 150 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 10⁵ पास्कल। ओके, दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग टर्म, राइट, पास्कल। चलिए इसका भी लड़ाई लड़ लेते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे, हमें एक बात पता है कि कंबाइंड गैस लो ही यूज होगा, PV इज इक्वल टू nRT, ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है। अब मामला आ गया, अब प्रेशर 10⁵ बार है, पास्कल है। R की यूनिट क्या यूज करें, R की यूनिट ध्यान से देखिए भाई कि R जो था वो PV इज इक्वल टू NT था, PV इज इक्वल टू NT। क्लियर हो गया। जब आप PV इज इक्वल टू nRT था और जब आप प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट आप लोग यूज कर रहे थे, दैट इज, और इसको मैथमेटिकली आप लोगों ने सॉल्व किया था और उसको सॉल्व करके गए थे किस टर्म के अंदर, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर को रिप्रेजेंट किया था फोर्स अपॉन एरिया और दैट इज वॉल्यूम, और दिस इज n इंटू टी, दिस इज योर पार्ट। एरिया इज कैंसिल्ड आउट टू वॉल्यूम, so it becomes force into length upon n into t, then force is equal to Newton, length is equal to meter,
राइट. सो व्हेन दिस वैल्यू इज न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, ध्यान दीजिएगा, राइट. ये वैल्यू आप लोगों की यहां पर बन गई थी क्या, न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल. इसी को अगर आप पुट नहीं करते, प्रेशर आप लोगों का किस में होता, प्रेशर दैट इज यूनिट पास्कल में. अगर प्रेशर पास्कल में होता और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता. अब ध्यान दीजिए, इस यूनिट को एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है. तो मैथमेटिकल वैल्यू सेम ही आती. अगर पास्कल मीटर क्यूब में होता या न्यूटन मीटर के अंदर आप लोगों की ऊपर वाली, नीचे तो पर मोल पर केल्विन है ही है, राइट. या फिर आप लोग एक काम और भी कर सकते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क लिख सकते थे, और n इंटू टी, ये वर्क आपका जूल में होता. तीनों ही केस में सेम ही यूनिट आती. अब आपको याद आ गया होगा, सर यूनिट तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, मैं दोबारा से साफ साफ लिख देता हूं आपके लिए कि कैसे हम इस फॉर्मूला को लेके चले थे. फॉर्मूला हमारा था R इज इक्वल टू PV अपॉन NT. तो पहले हमने क्या किया बेटा कि इसको PV अपॉन NT को हमने सॉल्व किया और प्रेशर को लिखा फोर्स अपॉन एरिया, राइट, और फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम अपॉन NT. एरिया से वॉल्यूम को कैंसिल आउट किया तो फोर्स इनटू दैट इज लेंथ अपॉन NT, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क अपॉन NT. ये है. तो इसमें से मैं इस टर्म को बीच वाले को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, मेरे लिए यूजफुल नहीं रही अभी, क्योंकि इसको मैंने सॉल्व कर लिया है. अब अगर प्रेशर की यूनिट पास्कल में ले लेते हो, वॉल्यूम की यूनिट आप लोग मीटर क्यूब में लेते हो, राइट, और दैट इज पर मोल पर केल्विन, ये तो रहेगा ही रहेगा. या फिर दूसरी तरफ फोर्स आपका न्यूटन के अंदर है, लेंथ आपका मीटर के अंदर है, पर मोल पर केल्विन. या फिर वर्क की यूनिट जूल है, n दैट इज मोल पर केल्विन. तीनों ही केस में जो वैल्यू है R की वो 8.314 आएगी बेटा. इसका मतलब R की वैल्यू 8.314 पास्कल मीटर क्यूब दैट इज पर मोल पर केल्विन, राइट. 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. तो तीनों ही केस में जो यूनिट आनी है वो आपकी सेम ही यूनिट के अंदर क्वेश्चन चलेगा. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया. तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को जब ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को अंदाजा आ जाएगा कि यूनिट को आप लोगों को आखिर किस तरीके से चेंज करना है. पॉइंट क्लियर है भाई. ओके. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है. R की यूनिट क्या रखोगे और वॉल्यूम आपका अपने आप आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. जो हमें सिंपली जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा. सारा खेल किसके ऊपर चलेगा, R के ऊपर चलेगा. क्वेश्चन दोबारा पढ़ो. कैलकुलेट द मास ऑफ 120 मिलीलीटर ऑफ N2, राइट, एट 150 डिग्री सेल्सियस एंड 10 रेज टू पावर 5 पास्कल. दिस इज द क्वेश्चन. यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है. अब आप एक बात बताइए, प्रेशर क्या यूज कर रहे हो आप लोग, प्रेशर यूज कर रहे हो आप लोग पास्कल. तो प्रेशर अगर पास्कल में यूज कर रहे हो तो वॉल्यूम किस में रखना पड़ेगा, प्रेशर आपका पास्कल है. मैं अब वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये लीजिए, प्रेशर 10 रेज टू पावर 5 पास्कल. ओके. तो आप कहो जी प्रेशर अगर पास्कल में है ना, नीचे देखो, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में रखना है. और आप सबको एक बात पता होना चाहिए भाई कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. ध्यान रखिएगा. इसका मतलब हुआ 10 की पावर 3 लीटर. देखते जाइए. इसका मतलब 10 की पावर 6 मिलीलीटर. इसका मतलब 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -6 मीटर क्यूब. बोलो सहमत हो या नहीं हो. क्लियर है पॉइंट. सो दैट इज 120 मिलीलीटर इज इक्वल टू 120 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर क्यूब. दिस इज योर पार्ट.
पूछा है कैलकुलेट द मास। सो मास की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपसे पूछा है और N2 का मोलर मास 28 है। R की वैल्यू आप सबको पता चली गया। अगर प्रेशर पास्कल में है ये है तो R की वैल्यू आप लोग 8.314 यूज करोगे और टेम्परेचर केल्विन में लेना ही लेना है। सो 150 + 273। पेशेंस से करिए, भड़कने से बात नहीं बनेगा, बहुत ध्यान से। और यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। सो आप R की यूनिट को एक बार दोबारा समझिए। R की यूनिट तीनों ही टर्म में 8 पॉइंट, मैंने तीन ही वैल्यू बताई है आपको R की, तीनों ही आपको ध्यान रखनी है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 8.8 ग्राम ऑफ CO2। तो हम लोग अभी जो जनरल न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, देख लीजिए ये न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने अभी कवर कर लिए हैं, राइट। सो दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व, 4 सॉल्व, ओके। 5 लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं है। 6 सॉल्व हो गया है, 7 सॉल्व, 7 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, यूनिट का बड़ा रोल आपको समझ में आ गया होगा, तो बहुत साफ सुथरा क्वेश्चन को लिखना जरूरी है। बाई 8.8 ग्राम ऑफ CO2। अब इसमें नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं है, लेकिन 8.8 ग्राम CO2 गिवन है, तो मैंने इसको मेंशन कर दिया यहाँ, ठीक है भाई। 8.8 ग्राम CO2 का वॉल्यूम निकालना है, तो या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ, पहले 8.8 ग्राम CO2 लिख देता हूँ, ठीक है। सो आई राइट हेयर 8.8 ग्राम CO2, ये एक पार्ट था, राइट। इसमें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पूछा है एट 31.1 डिग्री सेल्सियस। सो 31.1 डिग्री सेल्सियस, राइट, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार प्रेशर, ओके। और वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। सो अगेन आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। आप सबको पता R की वैल्यू प्रेशर के आधार पे तय कर लीजिएगा, और प्रेशर जो है वो बार में है। सो 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, ओके। प्रेशर बार में है 1 बार, ओके। वॉल्यूम आपसे पूछा है, जो भी आएगा लेकिन लीटर में आएगा, ध्यान रखना। नंबर ऑफ मोल्स N, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 8.8 और मोलर मास CO2 का, कार्बन का तो 12 होता है और 2 ऑक्सीजन का 16 और 16 32। सो दैट इज 44। 8.8 अपॉन 44। R की वैल्यू पुट हो गई और टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है 31.1 + 273। सॉल्व कर लीजिएगा। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 रीड कीजिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। सो दैट इज N इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर 2.5 इंटू 10⁵5। अभी याद कीजिए भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो फिर 8.314 वाला ही वैल्यू है। फिर से उसको सॉल्व कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये देखिए पिछले ही न्यूमेरिकल में आप लोग जैसे ही आप लोग प्रेशर को न्यूटन में लेके आ रहे थे तो आपका R का वैल्यू 8.314 ही यूज हो रहा था, राइट। सो कैलकुलेट pressure, okay, at 300 Kelvin, temperature is 300 Kelvin. So calculate the volume occupied, volume आपसे पूछा है। इक्वेशन फिर से आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इस बार इस क्वेश्चन के अंदर प्रेशर इज 2.5 इंटू 10⁵5, ओके। क्वेश्चन इज क्लियर कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो वॉल्यूम हमसे पूछा है तो बात खत्म करिए, ठीक है। R की वैल्यू क्या यूज करोगे? 8.314। R की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, ओके। 8.314 न्यूटन मीटर, वो वही यूनिट है भाई।
ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल अभी मैंने आपको बताया था। पिछले क्वेश्चन में फिर चले जाइएगा अगर आप लोगों को आर की वैल्यू पे बात करनी है। नंबर ऑफ मोल आपका 2 है और टेम्परेचर 300 है आपके पास। इस क्वेश्चन में भी वॉल्यूम आ जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे? चलिए और आगे चलते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 moles ऑफ ए गैस। सो अगेन दिस टाइम 4 moles ऑफ ए गैस है, टेम्परेचर पूछा है, कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ मोल 4 है, ठीक है। ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 5 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, राइट। प्रेशर 3.32 बार। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, एन गिवन है, टेम्परेचर आपसे पूछा है और प्रेशर को बार में देखते ही आप लोग आर की वैल्यू 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल यूज कर लोगे। दैट्स अनदर क्वेश्चन फॉर यू। चलिए और आगे चलते हैं। एट 273 केल्विन द डेंसिटी ऑफ ए गैसियस ऑक्साइड। 1 मिनट के लिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ NH3, राइट। सो इस बार डेंसिटी पूछा है और डेंसिटी का पहली बार जिक्र आया है, कोई बात नहीं आप कर लोगे। डेंसिटी पूछा है, राइट। और किसकी पूछी है? NH3 गैस है। चलिए, एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 5 बार प्रेशर, 5 बार प्रेशर। सो अगेन यूज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। क्लियर? सो थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए। PV इज इक्वल टू N, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड दैट इज RT। क्लियर हो गया? सो P और M इधर ले आइए, ध्यान दीजिए, इधर ले आइए इस कैपिटल M को, मोलर मास को, एंड दैट इज गिवन मास अपॉन वॉल्यूम RT, एंड मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। सो द फॉर्मूला इज नाउ चेंज, PM इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT। ध्यान रखना, जो फॉर्मूला नॉर्मली PV इज इक्वल टू nRT था, वो डेंसिटी के टर्म में PM इज इक्वल टू DRT हो जाएगा। अब आप इसको बार बार सोल्व करोगे, क्यों सोल्व करना? PM इज इक्वल टू DRT। तो अब मैं इस फॉर्मूला को चेंज करके लिख देता हूं कि क्या पूछा है। पूछा है भाई डेंसिटी, तो PM इज इक्वल टू DRT, दैट इज आवर पार्ट। क्लियर हो गया भाई? तो याद रखना, PV इज इक्वल टू nRT और PM इज इक्वल टू DRT, जहाँ M मोलर मास है। अब चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। डेंसिटी तो पूछा है, निकाल लेंगे, ठीक है। R की वैल्यू प्रेशर बार में है तो 0.083 पुट करेंगे। टेम्परेचर केल्विन में लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर 5 बार है, राइट। और मोलर मास ऑफ NH3 का मोलर मास, नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 3, सो दैट इज 17 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन क्लियर है? और यही क्वेश्चन अब पिछले पार्ट में पूछा है, बस थोड़ा सा उसकी भाषा बदल गई है। 273 केल्विन पर, 273 केल्विन टेम्परेचर है। चलिए आगे क्या बात कर रहा है कि एक गैसियस ऑक्साइड है, 2 बार प्रेशर पर है, उसकी डेंसिटी उतनी ही है जितनी कि नाइट्रोजन की 5 बार प्रेशर पर है। तो मोलिक्यूलर मास पूछा है, तो 2 केस हो गए भाई। एक केस तो हो गया गैसियस ऑक्साइड का, ओके, गैसियस ऑक्साइड, और दूसरा केस हो गया नाइट्रोजन का, ठीक है। टेम्परेचर दोनों का कॉमन है, दैट इज 273 केल्विन। द डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड, राइट, एट 2 बार प्रेशर 2 बार इज सेम दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 5 बार, और दोनों की डेंसिटी सेम है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी को आप लोग D मान लीजिए और इसकी डेंसिटी को भी D मान लीजिए, दोनों सेम है। X मान लीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू X,
डेंसिटी इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ बोलिए पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। ओके, और यहाँ भी पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। एम कैपिटल ही लिखना ताकि आपको अंदाजा हुए कि मोलर मास के बारे में बात कर रहे हैं। इस केस में क्या बना भाई, D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। ओके, इसका पी एम अपॉन आर टी किसका, गैसियस ऑक्साइड का, इज इक्वल टू इसकी डेंसिटी के बराबर है, यानी पी एम अपॉन आर टी। क्लियर हो गया। और गैसियस ऑक्साइड, अब आप सबको पता है भाई, गैस अलग अलग है, प्रेशर अलग अलग है, मोलिकुलर मास अलग अलग है, लेकिन दोनों ही गैस 300 केल्विन के ऊपर हैं। अब 300 केल्विन पे है ना, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, हटा दो। आर की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, हटा दो। प्रेशर पहले के लिए 2 बार है। क्लियर हो गया। मोलिकुलर मास पहले का आपको निकालना है m, दूसरे के लिए प्रेशर 5 बार है, और नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास N2 का 14 और 14 28। सो दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, आप लोग रिवीजन जब करोगे इस चैप्टर का, तब आप इनसे और ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करोगे। अभी आप लोग एक बार बेसिक्स अपना क्लियर कीजिए। पहले राउंड में आपको सब कुछ नहीं करना है, उससे क्या होगा कि ना तो आप बेसिक्स पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। क्लियर हो गया। आज आपने देखिए डेरिवेशन सीखा, डेरिवेशन के बहुत सारे आर की यूनिट्स के बारे में बात किया, उसमें डेंसिटी के टर्म पे बात किया, और लगभग आप बहुत मोटी मोटी 15-20 न्यूमेरिकल कर पा रहे हो। जब आप अगली बार इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पढ़ना है। आप इन चीज़ों को पढ़ने में तो 10 मिनट में लगाओगे, लेकिन उसके बाद जितना भी समय होगा आप इससे आगे बढ़ोगे, राइट। तो आज ही अगर आप करने लग गए तो ना तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप अपना टाइम जो है वो इससे ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल्स पर लगा रहे हो। तो न्यूमेरिकल का एक सिद्धांत है, सबसे पहले मैथमेटिकल डेरिवेशन क्लियर हो और उस मैथमेटिकल से जुड़े हुए बेसिक न्यूमेरिकल क्लियर हो। ये पहला राउंड में होना चाहिए। मेरा हमेशा का अनुभव है और मेरा तरीका भी यही है कि मेजॉरिटी ऑफ क्लास के लिए जो आइडिया फिट होता है वो यही होता है कि टीचर पहले राउंड के अंदर क्या करेगा, पहले राउंड के अंदर टीचर डेरिवेशन को कवर करेगा और डेरिवेशन के बाद उस टॉपिक से जुड़े हुए 60-70% न्यूमेरिकल कवर करेगा। अगर टीचर ने बचे हुए 30% न्यूमेरिकल्स को भी उसी समय कवर कर दिया तो एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, जिसको इन न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में 5 मिनट लगता है, उसे इसकी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में 15-20 मिनट लग जाएगा, और वो अपना सारा टाइम इस 30% को देने लग जाएगा। उससे नुकसान इस टॉपिक का हो गया कि इसके चक्कर में वो इसको क्लियर नहीं कर पाया, जबकि असली खेल यही खेला जा रहा था। पहले राउंड में इसको क्लियर कीजिए, दूसरे राउंड में इसको क्लियर कीजिए। ये बेसिक है, इसको फॉलो करोगे आप कभी भी मार नहीं खाओगे। हाँ, क्लास का जो बहुत शार्प माइंडेड स्टूडेंट है, यानी जिसकी थोड़ा सा मेमोरी ज़्यादा है, जो ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है, वो दोनों चीज़ें भी एक साथ कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी सजेशन है, एक बार टॉपिक क्लियर कर लो, बाकी न्यूमेरिकल्स को पढ़ जरूर लो। सॉल्व करने के लिए रिवीजन इसी के लिए आएगा बेटा, फिर रिवीजन में बोरियत भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग के लिए वो सारा न्यूमेरिकल्स नया न्यूमेरिकल है। अगली बार जब आप जाओगे, आज मान लीजिए इस टॉपिक को पढ़ने में आपको 3 आवर लगा है, अगली बार आप इसको 30 मिनट में इस टॉपिक को कवर करोगे, और बाकी जो 2.5 घंटा बचेगा वो इन 30% के लिए ही है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू गैस लॉज। अब एक छोटा सा टर्म और आता है कि गैस लॉज के कुछ छोटे छोटे ग्राफ हैं जो कंपटीशन में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग गैस लॉज के ग्राफ के ऊपर बात करने वाले हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ। बॉयल्स लॉ सीधा सा मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। चार्ल्स लॉ जो है चार्ल्स लॉ, राइट, कांस्टेंट प्रेशर है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। गे-लुसाक्स लॉ
वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सो हाउ विल यू प्लॉट? सबसे पहली चीज़, अगर ग्राफ बॉयल्स लॉ का बन रहा है और प्रेशर और 1/v बन रहा है, तो आप ये कहो जी प्रेशर वॉल्यूम के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली चीज़ क्लियर है? यहीं से बहुत अच्छा ग्राफ आपका बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं दोबारा तीनों के एक बहुत कॉमन ग्राफ के बारे में बात करने वाला हूँ, और वो कॉमन ग्राफ क्या है भाई? दैट इज बॉयल्स लॉ का ग्राफ। इट इज प्रेशर एंड इट इज वॉल्यूम। इफ आई मेंशन्ड हेयर प्रेशर एंड आई राइट हेयर वॉल्यूम, ओके, सो इट इज क्लियर दैट प्रेशर इंक्रीज तो 1/v इंक्रीज। सो ग्राफ इस तरह से बनने वाला है, राइट? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए आपका चार्ल्स लॉ का ग्राफ बन रहा है, और चार्ल्स लॉ में फिर वही चीज़, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ओके, और वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले ग्राफ का रिजल्ट क्या है? जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही 1/v बढ़ेगा, v घटेगा 1/v बढ़ेगा। दूसरे में वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ क्लियर है कि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। सो दैट इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। द थर्ड वन इज, अभी ध्यान से समझते हैं, ये बहुत अच्छा ग्राफ है ये, और बहुत बार पूछा जाता है। दैट इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, अब सबको पता है प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये ग्राफ भी आपका, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ठीक है भाई? और गै-लुसाक लॉ को। तो 3 लॉ के छोटे छोटे ग्राफ आपको बताए। अभी कहानी यहीं ख़त्म नहीं करनी है, थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए। आप एक बात देखिए कि ये जो P/1/v ग्राफ है, P वर्सेज 1/v ग्राफ है, राइट? प्रेशर का 1/v ग्राफ है। ये डिफरेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एक ग्राफ आ गया। मान लीजिए टेम्परेचर कहीं किसी क्वेश्चन में 100 डिग्री सेल्सियस होता तो एक ग्राफ बना लिया। अब टेम्परेचर अगर 100 की बजाय 200 होता, तो आप कहते जी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो फिर उस केस में ग्राफ आपका यहाँ बनेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही। इसका मतलब मान लीजिए ये आपका 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना है, राइट? और ये ग्राफ मान लीजिए आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बना है। अगर मान लो ग्राफ आपका 250 पे बनाना है, तो आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा लोगे तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? और प्रेशर ज़्यादा होगा तो सीधा सा मतलब है ग्राफ और पहले बन जाएगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा, इसी तरीके से होगा, राइट? अगर मान लीजिए आपका 50 डिग्री सेल्सियस पे बनना है, टेम्परेचर और लो लेके चल रहे हैं हम लोग, तो इतना बात ध्यान रखना, आपका टेम्परेचर और लो हो गया तो प्रेशर और लो होगा, प्रेशर और लो होगा तो ग्राफ और नीचे बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे ही कुछ डाटा लिख देता हूँ, 250, 200 या 100 लिख दिया, और यहाँ मान लो मैंने 80 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, वो तो कहीं भी बनेगा। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर ग्राफ ऊपर बनने वाला है, ठीक है? जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाएगा वैसे वैसे ग्राफ आपका नीचे की तरफ बनेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कंपटीशन में। इस ग्राफ का ये एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अगले टॉपिक में ही देखिए कहानी बदल जाएगा। अगले टॉपिक्स के अंदर ही इस स्टोरी को हम अलग से पढ़ेंगे। अब मामला आता है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है? अब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ठीक है? मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर आपका 2 बार है, 2 बार पे ये हो रहा है। अब अगर यही काम 1 बार पे हो रहा होता, तो आप सबको पता है जी प्रेशर अगर कम है तो फिर वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप समझिए ध्यान से, प्रेशर अगर कम है तो फिर क्या होगा? प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम घटेगा। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब अगर मैंने एक ग्राफ यहाँ पर बना दिया
तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा है, और वॉल्यूम ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर कम है। तो फिर मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, देखो उसका उलट हो रहा है 1 बार, और एक ग्राफ मैंने यहाँ बना दिया, तो आप कहो जी ये तो कम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ मान लो मैं कितना लिख देता हूँ, 2.5 बार लिख देता हूँ। वो तो कहीं भी बना सकते थे, इसके बीच में भी बहुत सारे ग्राफ बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो ग्राफ है वो आप देखिए हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, क्योंकि आप सबको पता है ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर, जबकि दूसरी तरफ ज़्यादा प्रेशर कम वॉल्यूम। प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर वॉल्यूम कम होगा, तो सीधा ध्यान रखना जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा। इसका मतलब और ज़्यादा प्रेशर करोगे तो और नीचे ग्राफ बनेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट कि अगर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है तो आप ध्यान रखना, यहाँ अगर आप इन पॉइंट को ध्यान रख रहे हो कि प्रेशर अपॉन 1/V ग्राफ के अंदर हाई टेम्परेचर सबसे ऊपर है और बाकी में हाई प्रेशर सबसे नीचे है, ये ध्यान रखना था आपको। तीसरा ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, फिर वही बात है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में कांस्टेंट आपका वॉल्यूम है, तो ये V को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब आप मान के चलिए किसी केस के अंदर ग्राफ अगर यहाँ बन रहा है, इसका मतलब क्या है, आप सबको पता है यहाँ प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम कम है। मान लीजिए ये आपका 200 मिलीलीटर वॉल्यूम था, तो प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, तो मान लो मैंने 125 मिलीलीटर लिख दिया। उससे ज़्यादा ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पर आपको पता प्रेशर कम हो गया है तो वॉल्यूम ज़्यादा है 175 मिलीलीटर। ये वाला ग्राफ आपको पता है प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम और ज़्यादा हो गया 200 मिलीलीटर। ये वाला ग्राफ सीधा सा मतलब है प्रेशर और कम हो गया तो वॉल्यूम और ज़्यादा हो गया, 250 लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया। इसका मतलब कि ये दोनों ग्राफ तो सेम तरह का रिजल्ट दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर हाई लो प्रेशर पर और हाई पर और हाई पर और हाई पर, लो वॉल्यूम पर और हाई और हाई और हाई, जबकि वहाँ पर उल्टा डाटा आ रहा था। तो पहला पॉइंट क्लियर है भाई, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गै-ल्यूसैक्स लॉ एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। Boyle's law, at constant temperature the graph is pressure upon 1/V is a directly proportional graph. Wait for a minute, that is Charles law. At constant pressure, राइट, और यहाँ लिख देता हूँ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, सो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर चार्ल्स लॉ, दैट इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, एंड द थर्ड वन इज गै-ल्यूसैक्स लॉ। राइट, एंड दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये इसका ग्राफ है बच्चों, प्रेशर और टेम्परेचर। चलिए ठीक है, पहली चीज़ प्रेशर 1/V के डायरेक्टली है, वॉल्यूम 1/V वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली है और प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली है, पहली चीज़। दूसरी तरफ अगर डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करोगे भाई, आप सबको पता है कि अगर आप किसी लो टेम्परेचर के ऊपर करने वाले हो, क्लियर हो गया, तो सीधा सा मतलब है भाई कि जैसे ही टेम्परेचर लो होगा, मान के चलिए कि प्रेशर जो है वो भी कम होगा, और हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर ये मान लो ग्राफ मैंने बना दिया, तो आप कहोगे ये ग्राफ जो है ना, ये हाई प्रेशर का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ और ज़्यादा प्रेशर का ग्राफ है। इसे T1 नाम दे दो, ठीक है, इसे T2 नाम दे दो, इसे T3 नाम दे दो, और इसे T4 नाम दे दो। ये मामला है, क्लियर हो गया। और हाई ये वाला जो ग्राफ है ये हाई प्रेशर है, इसका मतलब टेम्परेचर भी हाई रहा होगा। ये वाला ग्राफ सेकंड ग्राफ, उससे लो प्रेशर पर है लो टेम्परेचर, उससे लो प्रेशर पे है लो टेम्परेचर, लो प्रेशर पे है
और लो टेम्परेचर, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2, क्लियर हो गया, इज ग्रेटर देन T3 और इज ग्रेटर देन T4, राइट। यही ग्राफ अगर नीचे वाले में बनाइए, मान लीजिए ये बना दिया, अब आपका मामला प्रेशर को देखना है कि प्रेशर चेंज किया है तो फिर ग्राफ में आप सबको पता है कि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है इस ग्राफ के लिए, और वॉल्यूम ज़्यादा तब होता है भाई जब सीधा सा मतलब है वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा है का मतलब क्या है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है, मतलब प्रेशर कम है। दूसरे ग्राफ, वॉल्यूम कम हुआ तो मतलब प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम और कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया। मतलब अगर आप V1, V2 और V3 की बात करो तो आप ये कह रहे हो कि अगर वॉल्यूम आपका कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना। तो तीनों ही केस के अंदर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 अलग अलग प्रेशर पर, P1, P2 और P3। अब पहले केस में दोबारा देखिए कि पहले केस का जो ग्राफ है, आई अगेन रिप्रेजेंट, ओके, पहले केस का ग्राफ यहाँ है। इसको क्या समझे हम लोग, हम इस ग्राफ को यूँ समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम पे रिप्रेजेंट हो रहा है, हाई वॉल्यूम है, और हाई वॉल्यूम तब होता है जब प्रेशर कम होता है। इसका मतलब P1 कम है, P2 उससे ज़्यादा है और P3 उससे ज़्यादा है, ऐसे चलेगा। जितना ग्राफ नीचे बनेगा उतना ही वो हाई प्रेशर का ग्राफ होगा। वहाँ पर क्या हुआ, जितना ग्राफ नीचे बनेगा उतना ही लो टेम्परेचर का ग्राफ होगा। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। तीसरा ग्राफ, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, एक वॉल्यूम पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए मैं ग्राफ को यहाँ बना देता, राइट। अब बात आती है वॉल्यूम की। आप कहोगे जी हाई प्रेशर पर बन रहा है और हाई प्रेशर पर वॉल्यूम लो होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम लो होगा, और वॉल्यूम लो होगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लो वॉल्यूम है। अगला ग्राफ, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, V1, V2, राइट। अगला ग्राफ, प्रेशर और ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम और कम हुआ। इसका मतलब V1, V2 और V3 तीनों ही केस में क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, आपका डिक्रीज होता जा रहा है। ध्यान दीजिए, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम घट रहा है। प्रेशर सबसे ज़्यादा यहाँ था तो वॉल्यूम यहाँ सबसे कम है, यहाँ पर प्रेशर कम हो गया है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, यहाँ प्रेशर और कम हो गया है तो वॉल्यूम और ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब चार्ल्स लॉ और गैलियो-सिक्स लॉ में ऊपर जो ग्राफ बन रहा है वो आपका लो प्रेशर पर और लो वॉल्यूम पे बन रहा है, जबकि बॉयल्स लॉ के अंदर जो टेम्परेचर है वो उल्टा परफॉर्म है। तो आप लोग ध्यान रखना है, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सा मामला था, लेकिन बॉयल्स लॉ अपोजिट ट्रेंड शो कर रहा है, चार्ल्स लॉ और गैलियो-सिक्स लॉ एक ही जैसा ट्रेंड शो कर रहे हैं। चलिए और बात करते हैं। बॉयल्स लॉ, ओके। चलिए क्या कहता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आया था सॉल्व करने के बाद। पहला ग्राफ P/1/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत। सेकेंड ग्राफ P/V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इस ग्राफ को यूँ समझ रहे हैं कि हाई प्रेशर है, इसको यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। ये देखिए, अगर प्रेशर हाई है, ऊपर है, तो वॉल्यूम कम है, और अगले पॉइंट पे कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, अब प्रेशर कम हो गया है, नीचे आ गया, वॉल्यूम आगे चला गया तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। प्रेशर और वॉल्यूम अपोजिट है। सो दैट इज अनदर ग्राफ, क्लियर हो गया। पहला ग्राफ मान लीजिए किसी P1 V1 को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा P2 V2 को रिप्रेजेंट करता है, और आप सबको पता है P1 ज़्यादा है किससे, P2 से, लेकिन V1 से ज़्यादा क्या है, V2 है, इसीलिए तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। क्लियर हो गया। तो दूसरा भी ग्राफ है। तीसरा ग्राफ अगर ये कहा जाए कि आप PV वर्सेस P बनाओ, तो आप सबको पता है भाई, प्रेशर बढ़ा लो
तो वॉल्यूम घट जाएगा, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ग्राफ आपका यूं ही बनेगा। इसी पॉइंट के ऊपर आपसे कहा जाए कि पीवी वर्सेस वी बनाओ, क्लियर हो गया? तो आपका क्या होगा भाई, आपको ये भी पता है कि v अगर चेंज होगा तो pv चेंज होगा, pv कांस्टेंट ही रहेगा, तो ग्राफ आपका यूं बनना है, क्लियर हो गया? तो इस तरह के ग्राफ को लेकर भी आप लोग बात कर सकते हो। तो एक बार आप अच्छे से सभी ग्राफ्स को थोड़ा थोड़ा एक बार बेसिकली समझ लीजिए, राइट? तो ये हमारा गैस लॉज को लेकर एक क्वेश्चन था। अब तक हम किसी भी इंडिविजुअल गैस की कुछ टर्म्स चेंज कर रहे थे और हम छोटे छोटे लॉ को समझ पा रहे थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलियोसिक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और कंबाइंड गैस लॉ। अब आप लोगों को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर करवाया जाएगा इससे अगले टॉपिक में, कि अगर दो नॉन रिएक्टिंग गैसेज को मिक्स कर दिया जाए तो फिर क्या कुछ चेंज आने वाला है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है क्योंकि इस चैप्टर का काफ़ी पार्ट सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, लेकिन जितना भी है अगला टॉपिक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसकी थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल्स आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से अटेंड करेंगे उस क्लास को भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।